नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर एक बार बहुत स्वागत है जेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान या फिर मनोविज्ञान का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, सामान्य परिचय है, उसे कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने इसका क्रमिक विकास किस तरीके से होता है उसे कंप्लीट किया था कि कैसे मनोविज्ञान का विकास हुआ। सबसे पहले इसे आत्मा का विज्ञान माना गया, फिर इसे मन का विज्ञान माना गया, फिर इसे चेतना का विज्ञान माना गया और अंत में इसे व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। इसके बाद थर्ड क्लास में हमने मनोविज्ञान की शाखाओं पर बात की थी, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। आज मनोविज्ञान की इस क्लास की हमारी या फिर इस सेशन की हमारी चौथी क्लास है और आज शिक्षा मनोविज्ञान में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है मनोविज्ञान के संप्रदाय। इंग्लिश में कहते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये टॉपिक आपका 2 क्लासेस में कंप्लीट होगा। आज हम पार्ट ए करेंगे और फिर कल की क्लास में हम पार्ट बी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। सबसे पहले तो आप आज का टॉपिक नोट करिएगा, मनोविज्ञान के संप्रदाय या फिर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, और हमें बात करनी है पार्ट ए पे। हमारी आज चौथी क्लास है, मनोविज्ञान के संप्रदाय या स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब सबसे पहला सवाल यही आता है दिमाग में कि सर ये संप्रदाय क्या होते हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का मतलब क्या है। अलग अलग संप्रदाय हैं, उनको तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन सबसे पहला पॉइंट यही है कि संप्रदाय का मतलब क्या है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं कि ये संप्रदाय क्या होते हैं। संप्रदाय और संप्रदाय को हम क्या कहते हैं, स्कूल्स कहते हैं। क्या है ये संप्रदाय, इन पर बात करते हैं। देखिएगा, संप्रदाय बेसिकली या स्कूल्स की बात कहें तो बेसिकली किसी भी टॉपिक को लेकर, आपका कोई टॉपिक हो सकता है, जैसे मनोविज्ञान एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, तो बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट को लेकर या किसी भी टॉपिक को लेकर जो देखने का नजरिया है, जो थॉट प्रोसेस है या फिर जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो संप्रदाय होता है। जैसे मेरी नजर में मनोविज्ञान कुछ और हो सकता है, आपकी नजर में मनोविज्ञान कुछ और हो सकता है। तो ये अपना अपना तरीका है चीजों को देखने का। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। ये मेरा टेलीफोन है। अब मैंने कहा कि इसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा। तो कोई कहता है कि सर इसकी बॉडी है, मेटल की बॉडी है, इसके ऊपर एक ग्लास लगा हुआ है, आपने कवर लगवा रखा है। यानी वो इस फोन का जो फिजिकल अपीयरेंस है उसकी बात कर रहा है। किसी ने कहा सर इसमें नेटवर्क्स आते हैं, आप बात कर पाते हैं, इससे आपको बहुत सी सर्विसेज मिलती हैं। यानी वो इस फोन के इंटेंजिबल पार्ट की बात कर रहे हैं। है फोन, लेकिन देखने के नजरिए अलग अलग हैं और इन्हीं को संप्रदाय कह देते हैं। कोई ईश्वर को किसी रूप में देखता है, एक संप्रदाय ईश्वर को किसी रूप में देख रहा है, एक संप्रदाय ईश्वर को किसी रूप में देख रहा है। ऐसे ही मनोविज्ञान को देखने के अलग अलग नजरिए हैं, अलग अलग रूप हैं, और इन्हीं रूपों को हम मनोविज्ञान के संप्रदाय कहते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक छोटा सा पॉइंट, ताकि हमें दिक्कत ना आए आगे। मनोविज्ञान को समझने के मनोविज्ञान को समझने के कई तरीके हैं। कई तरीके हैं, अथवा अथवा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान को कई रूपों में समझा जा सकता है।
कई रूपों में समझा जा सकता है। इन्हें ही इन्हें ही मनोविज्ञान के इन्हें ही मनोविज्ञान के संप्रदाय कहा जाता है। संप्रदाय कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो आपने यही समझना है। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्जाम में कि चलो बताओ संप्रदाय क्या होता है, लेकिन संप्रदाय पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए पहले। क्लियर है? अब बात करते हैं कुछ नामों की। देखिए, आपने विलियम वुंट का नाम जरूर सुना होगा, आपने टिचनर का नाम जरूर सुना होगा, इसके अलावा आपने विलियम जेम्स का नाम जरूर सुना होगा। इसके अलावा आपने सिगमंड फ्रायड का नाम जरूर सुना होगा, है ना। इसके अलावा आपने जेबी वॉटसन का नाम जरूर सुना होगा। जेबी वॉटसन, और भी बहुत से नाम हैं। ये सब लोग कौन है? ये सब लोग दरअसल मनोवैज्ञानिक हैं, या फिर यूं कहें कि मनोविज्ञान के क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं। और इन सभी ने मनोविज्ञान को अपने अपने नजरिए से देखा है। वुंट ने अपने नजरिए से देखा है, विलियम जेम्स ने अपने नजरिए से देखा है, सिगमंड फ्राइड ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, जेबी वॉटसन ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, और इन्हीं सभी पॉइंट ऑफ व्यूज को हम कहते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो चलिए शुरू करते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। देखिएगा, वैसे तो मनोविज्ञान के बहुत से संप्रदाय हैं, लेकिन हम यहां केवल और केवल 6 इंपॉर्टेंट संप्रदायों पे डिस्कशन करेंगे। टॉप 6 इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं साइकोलॉजी की, हम केवल उन्हीं पर डिस्कशन करेंगे। और इन टॉप 6 इंपॉर्टेंट स्कूल्स में सबसे पहली स्कूल है संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल 6 स्कूल्स हैं, स्कूल्स और भी बहुत सी हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट 6 स्कूल्स पे बात कर रहे हैं। सबसे पहली है संरचनावाद यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म। और संरचनावाद का जो संबंध है वो है विलियम वुंट से और टिचनर से। क्लियर? इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद को। फिर हम पढ़ेंगे साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद को, सिगमंड फ्राइड वाले को। ये 3 स्कूल्स तो हम करेंगे पार्ट ए में कवर। इन्हें तो पार्ट ए में कवर करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जेबी वॉटसन की बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद को, मैक्स वर्दिमर के गेस्टाल्टिज्म यानी गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद को, और अब्राहम एच मास्लो के ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद को। इन 3 संप्रदायों को हम करेंगे पार्ट बी में कंप्लीट। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट ए से। और पार्ट ए में भी सबसे पहले क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद। तो हेडिंग डालिएगा सर, संरचनावाद। अब ये जो शब्द संरचनावाद है ना, अगर इसको आप बहुत ढंग से देखें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है इसमें संरचना। संरचना, संरचना का मतलब होता है बनावट। बनावट, ठीक है। अब ये जो शब्द संरचनावाद है या फिर ये जो संरचनावाद संप्रदाय है, इसको, इसका प्रतिपादन जो है उसमें 2 लोगों का नाम आता है। एक तो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट, ये वही विलियम वुंट हैं जिन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में प्रयोगशाला की स्थापना की थी।
और प्रायोगिक मनोविज्ञान की शुरुआत की थी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी विलियम वुंट से ही शुरू होती। इनके अलावा दूसरा नाम आता है अमेरिकी साइकोलॉजी एडवर्ड टिचनर का, और एडवर्ड टिचनर जो हैं ये बेसिकली विलियम वुंट के शिष्य हैं, स्टूडेंट हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट आता है कि संरचनावाद का जनक हालांकि विलियम वुंट को माना जाता है, बट इसका जो क्रेडिट है वो टिचनर को दिया जाता है। विलियम वुंट ने संरचनावाद शब्द दिया ही नहीं था। विलियम वुंट ने तो दरअसल ऐच्छिकवाद शब्द दिया था। संरचनावाद शब्द तो टिचनर ने दिया था। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, संरचनावाद जो है वो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है। और चेतना काम कैसे करती है इस पे ध्यान नहीं देता। चेतना के तत्व क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, इस पे बात होती है। तो चलिए मैं सबसे पहले तो आपको इसकी ब्रीफिंग बता देता हूं, 4-5 पॉइंट्स, फिर हम इसे वन बाय वन लिखेंगे। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं संरचनावाद की, अगर संरचनावाद की बात की जाए तो संरचनावाद के संस्थापक, सबसे पहले तो इनके संस्थापक देखते हैं। तो संस्थापकों में दो नाम आते हैं। एक नाम है विलियम वुंट और एक नाम है टिचनर। ये दो नाम आते हैं, विलियम वुंट और टिचनर के। ये विलियम वुंट वही हैं जो जर्मनी के थे और इन्होंने प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और ये जो टिचनर हैं ये यूएसए के हैं बेसिकली। ठीक है, ये तो जर्मनी के हैं विलियम वुंट, और टिचनर जो हैं वो कहां के हैं, यूएसए के हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना। दूसरा बिंदु, ये किस पर ध्यान देते हैं, तो ये ध्यान देते हैं चेतना पर। अर्थात संरचनावादी मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते हैं। अच्छा, चेतना पर भी ध्यान देते हैं, तो चेतना की जो बनावट है, चेतना की संरचना, चेतना की संरचना पर बात करते हैं। क्लियर है, ये पॉइंट ध्यान रखना। चलिए तो अब वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो यही है कि इसके कई नाम हैं सर। इसे इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं, इसे स्ट्रक्चरलिस्टिक भी कहते हैं, इसे स्ट्रक्चरलिज्म भी कहते हैं, इसे संरचनावाद भी कहते हैं, इसे निर्मितवाद भी कहते हैं, इसे निर्माणवाद भी कहते हैं, इसे अंतरदर्शनवाद भी कहते हैं और इसे अस्तित्ववाद भी कहते हैं। तो मेरे जितने भी साथी जो ये क्लास अटेंड कर रहे हैं उन सभी से सबसे पहली रिक्वेस्ट यही है कि इंग्लिश वाले इंग्लिश में नाम लिख लो, हिंदी वाले हिंदी में नाम लिख लो। मैं 2 से 5 सेकंड के लिए स्क्रीन आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं ताकि आप आराम से नाम लिख सकें। स्ट्रक्चरलिस्टिक, इंट्रोस्पेक्शन और स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद, अंतरदर्शनवाद, अस्तित्ववाद, निर्माणवाद या निर्मितवाद, ये इसके नाम है, अलग अलग नाम है। और इसमें हम सबसे ज्यादा कौन सा नाम जानते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म जानते हैं, और हिंदी में कौन सा नाम जानते हैं, संरचनावाद जानते हैं। क्लियर है। ये जो इंट्रोस्पेक्शन है ये तो मेथड है, इसका विधि है, और इसी वजह से इसको भी नाम में हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। चलो भाई, अब वन बाय वन इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन पे बात कर लेते हैं। स्थापना कब होती है, तो स्थापना होती है 1892 में। सबसे पहला पॉइंट, स्टैब्लिशमेंट 1892 में। कौन करता है, प्रवर्तक कौन है, प्रमोटर कौन है, तो दो नाम हैं। एक तो हमारे पास नाम आता है विलियम वुंट का, जो कि जर्मनी से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, विलियम वुंट यूएसए के नहीं है, जर्मनी के। और दूसरा नाम आता है उनके शिष्य टिचनर, और ये जो टिचनर हैं इनका संबंध यूएसए से है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ये विलियम वुंट हैं और ये एडवर्ड टिचनर है। क्लियर है पॉइंट।
हालांकि संस्थापक तो विलियम वुंट को माना जाता है, लेकिन जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो टिचनर को दिया जाता है। कारण ये है कि विलियम वुंट ने जो शब्द दिया था वो कौन सा दिया था सर? ऐच्छिकवाद दिया था। इन्होंने ऐच्छिकवाद शब्द दिया था, और ये जो संरचनावाद शब्द है, ये विलियम वुंट ने नहीं दिया, संरचनावाद शब्द टिचनर ने दिया था, ध्यान रखना। इसीलिए विलियम वुंट को संरचनावाद का जनक तो मान लिया जाता है, लेकिन जो पूरा क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है? टिचनर को दिया जाता है। चलो, ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। आगे समझते हैं। मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय माना जाता है किसको? संरचनावाद को। अब ये मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय क्यों माना जाता है, इस पॉइंट को समझो। चूंकि मनोविज्ञान के संप्रदायों में, चूंकि मनोविज्ञान के संप्रदायों में सर्वप्रथम संरचनावाद का विकास हुआ था, इसी कारण संरचनावाद को मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अक्सर बच्चे केवल रट लेते हैं कि हाँ, संरचनावाद को मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय माना जाता है, वो इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझना चाहते। भाई, जब मनोविज्ञान के संप्रदाय विकसित होने शुरू हुए तो सबसे पहले संरचनावाद ही आया, इसी वजह से संरचनावाद को मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय माना जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि संरचनावाद केंद्र में किसको रखता है? तो ये संरचनावाद केंद्र में चेतना को रखता है, कॉन्शियसनेस को रखता है। यानी संरचनावाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या मानता है? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है। आगे बात करते हैं। Structuralism was started by William Wundt in Germany in 1879, but its formal beginning was done by Wundt's disciple Titchener in 1892 at Cornell University, America. यही मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हालांकि संरचनावाद की जो शुरुआत है वो तो विलियम वुंट ने जर्मनी में कर दी थी, लेकिन संरचनावाद की जो वास्तविक शुरुआत है वो टिचनर से मानी जाती है, और इसी वजह से हम टिचनर को इसका क्रेडिट भी देते हैं कि हाँ, संरचनावाद की शुरुआत टिचनर ने की थी। क्लियर है? ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो टिचनर ने क्या किया। टिचनर ने मन और चेतना में अंतर भी बताया है। टिचनर ने कहा कि सर, मन यानी माइंड, आपका जो माइंड होता है जिसको हम मन कहते हैं, और आपका जो कॉन्शियसनेस होता है जिसे हम चेतना कहते हैं, टिचनर ने कहा कि इन दोनों में अंतर होता है, वरना तो हम इसे साइंस ऑफ माइंड कह लेते, साइकोलॉजी को हम साइंस ऑफ माइंड कह देते। बट माइंड और कॉन्शियसनेस, यानी एक तरफ आपका मन है और एक तरफ आपकी चेतना है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो इन्होंने क्या बताया कि कॉन्शियसनेस का मतलब वो है जो प्रेजेंट में, यानी वर्तमान में
इसका मतलब ये होता है कि आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस, जितने भी अनुभव जो वर्तमान में हैं, वो तो चेतना है, कॉन्शियसनेस है। और आपके जितने भी अनुभव जो बचपन से आपके साथ हैं, वो आपका मन है, माइंड है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये टिचनर का स्टेटमेंट है। टिचनर ने मन और चेतना में अंतर किया और कहा कि जो वर्तमान अनुभव है वो चेतना होगी, और जो बचपन से, जन्म से अभी तक के अनुभव हैं, वो मन होगा। क्लियर है? तो ये भी ध्यान रखना कि किसने डिफरेंशिएट किया। आगे बात करते हैं। विलियम वुंट ने चेतना के दो तत्व बताए थे। अब यहां एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको पहले एड्रेस करना चाहूंगा, पहले उस छोटे से पॉइंट को समझ लो। देखो, जो हमारा संरचनावाद, जो संरचनावाद है, इसके बारे में आपको दो बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। पॉइंट वन, ये चेतना की बात करता है। चेतना यानी क्या? कॉन्शियसनेस की। लेकिन चेतना में भी क्या कहता है? चेतना की संरचना, यानी स्ट्रक्चर कैसा है कॉन्शियसनेस का, उसकी बात की जाती है संरचनावाद में। या फिर संरचना का तत्व क्या है। संरचनावाद इस मुद्दे पर बात नहीं करता कि चेतना काम कैसे करती है। संरचनावाद तो इस मुद्दे पर बात करता है कि चेतना बनी कैसे है, एलिमेंट्स क्या हैं कॉन्शियसनेस के। क्योंकि चेतना काम कैसे करती है, ये तो प्रकार्यवाद या फंक्शनलिज्म में हम समझेंगे। यहां तक क्लियर है स्टोरी सबको? चलो तो आ जाओ इस पॉइंट पे। विलियम वुंट ने चेतना के दो तत्व बताए हैं सर। एक तो सेंसेशन यानी संवेदन, और एक फीलिंग्स यानी कि भाव। इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। यहां अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं। एक तो चेतना के तत्व, और एक चेतना के तत्वों की विशेषता। एक तो एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, और एक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अगर चेतना के तत्वों की बात हो रही है, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, तो विलियम वुंट ने दो एलिमेंट बताए हैं। एक सेंसेशन और एक फीलिंग, एक संवेदन और एक भाव। सेंसेशन का मतलब होता है बाहर से हमें जो मिल रहा है वो, और हमारा दिमाग उसको कैसे पिक्चराइज कर रहा है वो। फीलिंग्स मतलब हमारा क्या भाव है वो। तो अगर मैं कहूं कि कॉन्शियसनेस के एलिमेंट कितने होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू विलियम वुंट दो होते हैं, एक सेंसेशन और एक फीलिंग। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, टिचनर ने कहा कि दो नहीं, तीन होते हैं सर। कितने होते हैं? तीन। सेंसेशन, इमेज और फीलिंग या अफेक्शन। यानी टिचनर ने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया। संवेदन या संवेदना तो वुंट ने भी बताया था, फीलिंग भी वुंट ने बताई थी, लेकिन टिचनर ने इमेज यानी प्रतिमा या प्रतिबिंब और ऐड कर दिया। अब इसको यूं समझो कि आप आंखें बंद करके एक पार्टी में बैठे हैं, आपको कहीं से बहुत अच्छा गाना सुनाई दे रहा है, तो गाना आपके कानों तक आ रहा है, ये सेंसेशन है। उसके बाद आप उसकी इमेज क्रिएट कर रहे हो, यानी कि जिसको हम परसेप्शन कहते हैं बेसिकली, है ना? परसेप्शन यानी आपका नजरिया, एक तरीके से आप उस गाने को लेकर जो इमेज क्रिएट कर रहे हो कि हाँ ऐसे एक सिंगर बैठा है और वो गाना गा रहा है, वो है इमेज। और आपको उससे कैसा महसूस हो रहा है, वो है आपकी फीलिंग। तो टिचनर ने तीन तत्व बताए हैं, सेंसेशन, इमेज और फीलिंग। इसके बाद आगे बात आती है कि विलियम वुंट ने कहा कि जो कॉन्शियसनेस होती है उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अभी तो हम एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, अब इन्होंने कहा कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। किसने?
विलियम वुंट ने? एक तो उसकी क्वालिटी और एक इंटेंसिटी। क्वालिटी का मतलब अच्छा है या बुरा है, और इंटेंसिटी का मतलब कितनी तीव्रता से है। ये दो बातें बताई। लेकिन टिचनर ने कहा कि नहीं, दो नहीं चार होते। टिचनर गेव देयर नंबर एज 4। इन्होंने क्वालिटी, इंटेंसिटी, इसके अलावा एक ड्यूरेशन को भी बताया और एक क्लियरनेस को भी बताया। ठीक है, ड्यूरेशन और क्लियरनेस। बस इसी के साथ हमारा संरचनावाद जो है वो संप्रदाय कंप्लीट होता है। 5 से 7 बिंदु याद रख लेना। मैं रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहला संरचनावाद, इसके प्रतिपादक कौन? विलियम वुंट और एडवर्ड टिचनर। विलियम वुंट कहाँ के? जर्मनी के। विलियम वुंट वही हैं जिन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। दूसरे कौन? एडवर्ड टिचनर। एडवर्ड टिचनर कौन है? विलियम वुंट के स्टूडेंट हैं और कहां से हैं? यूएसए से है। विलियम वुंट ने ऐच्छिकवाद शब्द दिया था, जबकि टिचनर ने संरचनावाद शब्द दिया था। ऐच्छिकवाद कह लो या संरचनावाद कह लो, इसमें सेंटर पॉइंट क्या है? सेंटर पॉइंट है कॉन्शियसनेस, यानी चेतना। यानी विलियम वुंट हो, चाहे टिचनर हो, या फिर जितने भी संरचनावादी हों, वो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते हैं, इससे तो इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन चेतना काम कैसे करती है, इस पे इनका कोई फोकस नहीं था। इनका फोकस था चेतना के एलिमेंट्स क्या है, तत्व क्या है, चेतना की बनावट क्या है। तो विलियम वुंट ने चेतना की बनावट में दो बातें कही, एक तो सेंसेशन और एक फीलिंग। लेकिन टिचनर ने चेतना की बनावट में तीन बातें कही, सेंसेशन, इमेज और फीलिंग्स। वहीं विलियम वुंट ने जो कॉन्शियसनेस है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, इनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए? एक तो क्वालिटी और एक इंटेंसिटी। टिचनर ने कहा कि नहीं, दो नहीं चार है। क्वालिटी और इंटेंसिटी तो हैं, इसके साथ ही ड्यूरेशन और क्लियरनेस। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रख लेना, टिचनर ने मन और चेतना के बीच में डिफरेंस भी बताया कि चेतना प्रेजेंट से रिलेटेड है, प्रेजेंट के अनुभवों से रिलेटेड है, और मन जो है वो शुरू से लेकर अभी तक जो भी अनुभव हैं उनसे रिलेटेड है। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा पहला संप्रदाय संरचनावाद कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं दूसरे संप्रदाय पे, और दूसरा संप्रदाय है फंक्शनलिज्म, यानी कि प्रकार्यवाद या कार्यवाद। आपने एक नाम जरूर सुना होगा, विलियम जेम्स का। और विलियम जेम्स सर कहाँ के थे? विलियम जेम्स थे यूएसए के, और इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी हम इन्हें कई बार कह देते हैं। फंक्शनलिज्म। अब देखो फंक्शनलिज्म का क्या मतलब है। फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद, ये दरअसल संरचनावाद के विरोध में बना था। और फंक्शनलिज्म का ये मानना था कि मनोविज्ञान का मतलब चेतना या कॉन्शियसनेस की बनावट से नहीं है, स्ट्रक्चर से नहीं है। मनोविज्ञान तो कॉन्शियसनेस कैसे काम करता है, इसको स्टडी करना चाहिए मनोविज्ञान में। यानी अगर हम प्रकार्यवाद या कार्यवाद की भी बात करें, तो इन्होंने भी केंद्र में चेतना को ही रखा है, कॉन्शियसनेस को ही रखा है। यानी ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है। लेकिन जैसे संरचनावादी इसके तत्वों की बात करते हैं, ये तत्वों की बात नहीं करते, ये उसके फंक्शन की बात करते हैं कि कार्य कैसे करती है चेतना। बस ये इंपॉर्टेंट पार्ट आप ध्यान रख लेना। चलिए बात करते हैं। इस संप्रदाय का विकास संरचनावाद के विरोध में हुआ। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, किसके विरोध में हुआ? संरचनावाद के विरोध में हुआ। एक बात, प्रतिपादक कौन है? तो प्रतिपादक है सर विलियम जेम्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। और विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का अमेरिकी
मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हमने पहले भी बात की थी, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक इन्हें कहा जाता है। एक नोट सुनिएगा, विलियम जेम्स ने 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के द्वारा प्रकार्यवाद संप्रदाय की अनौपचारिक स्थापना की थी। यानी अगर मैं प्रकार्यवाद की बात करूं तो प्रकार्यवाद की जो स्थापना है वो दो तरीके से होती है। एक तो अनौपचारिक और एक है औपचारिक। तो अगर अनौपचारिक की बात की जाए तो 1890 और विलियम जेम्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। औपचारिक की बात करें, अब वास्तविक स्थापना कब हुई? तो वास्तविक स्थापना बाद में होती है। देखो, वास्तविक स्थापना की करें या विकास की बात करें तो शिकागो विश्वविद्यालय में जॉन डीवी, जेम्स और एंजल तथा हार्वे ए कार, कोलंबिया विश्वविद्यालय के ईएल थ्रॉन्डाइक तथा वुडवर्थ। तो जो अनौपचारिक शुरुआत है वो तो विलियम जेम्स ने की, लेकिन इसका जो विकास है, जो औपचारिकता है, वो इन लोगों ने की। तो एक बार जल्दी से इनका नाम नोट कर लो ताकि हम आगे चले। कौन कौन है? जॉन डेवी है, जेम्स एंड एंगल्स है, हार्वे ए कार है, ईएल थ्रॉन्डाइक है, वुडवर्थ है, ठीक है, इन्होंने विकास किया। अब विलियम जेम्स का क्या मानना है? विलियम जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु में चेतना तो अवश्य थी, परंतु उन्होंने इसमें चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता पर अधिक बल दिया है। यानी संरचनावाद में भी बेस चेतना है, प्रकार्यवाद में भी बेस चेतना है। फर्क इतना सा है कि प्रकार्यवादी ये मानते हैं कि चेतना के तत्वों पर ध्यान मत दो, चेतना काम कैसे करती है, क्रियात्मक पक्ष पे ध्यान दिया गया, इसलिए इसे प्रकार्यवाद कहा जाता है। चलो, इसी के साथ हमारा प्रकार्यवाद जो है वो भी कंप्लीट होता है। फंक्शनलिज्म, विलियम जेम्स का नाम ध्यान रखिएगा, और चेतना कैसे कार्य करती है इस पे बात होती है। तीसरा संप्रदाय हमारे पास आता है वो है साइको एनालिसिस, यानी मनोविश्लेषणवाद। और साइको एनालिसिस का संबंध किसके साथ है? साइको एनालिसिस का संबंध है सर सिगमंड फ्रायड के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बात करेंगे। सिगमंड फ्रायड जो हैं, इन्हें प्रथम मनोवैज्ञानिक माना जाता है, ध्यान रखना। प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? सिगमंड फ्रायड। ठीक, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व की विचारधारा दी। किसकी? व्यक्तित्व की। और इसमें इन्होंने एक शब्द यूज में लिया है, लिबिडो। लिबिडो कह लो या लिबिडो कह लो, इंपॉर्टेंट है, इस शब्द को इन्होंने बार बार यूज में लिया है। मनोविश्लेषणवाद पढ़ते हैं वन बाय वन, सुनना ध्यान से। मनोविज्ञान के प्रथम बल के रूप में विख्यात है, इतना स्ट्रॉन्ग कि फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहलाता है। इसका एक और नाम है क्लासिकी मनोविश्लेषणवाद। वो क्यों है उसके पीछे का कारण मैं बता दूं आपको। ये जो आपका मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय है, मनोविश्लेषणवाद जो आपका संप्रदाय है, ये दरअसल दो भागों में विकसित हुआ।
प्रारंभिक और बाद का। और जो चीज प्रारंभिक होती है, जो चीज मूल होती है, उसे क्लासिकल कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्लासिकल। तो सिगमंड फ्राइड ने जो प्रारंभिक सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषणवाद में, वो मूल सिद्धांत है और उसी वजह से उसे क्लासिकल कहा जाता है। बाद में सिगमंड फ्राइड के ही कुछ शिष्य जो हैं वो इनसे अलग हो गए थे और इन्होंने मनोविश्लेषणवाद को एक अलग नजरिए से समझाया था, इसलिए वो नियो क्लासिकल कहलाए, नव क्लासिकल कहलाए। जो बाद का है इन्हें नव क्लासिकल कहा जाता है, नव क्लासिकल। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। प्रवर्तक कौन है सर मनोविश्लेषणवाद के? तो वियना के सिगमंड फ्राइड। कौन? वियना के सिगमंड फ्राइड। और मनोविश्लेषणवाद में जो वियना के सिगमंड फ्राइड है, इन्हें प्रथम मनोवैज्ञानिक माना जाता है। प्रथम मनोवैज्ञानिक माना जाता है। क्लियर है? फ्राइड पहले मनोवैज्ञानिक है। अब यहां समस्या यह है कि इनके जो सहायक थे, जिनमें खुद इनकी बेटी एना फ्राइड और फिर इनके सहायक कार्ल युंग या कार्ल जुंग या कार्ल यंग आप कह लो, एल्फर्ड एडलर और एरिक एरिक्सन, ये इनके असिस्टेंट थे। लेकिन बाद में ये चारों अलग हो जाते हैं इनसे और ये मनोविश्लेषणवाद को अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे की बात करते हैं। देखो ध्यान रखना, जो हमारे सिगमंड फ्राइड भाई साहब है, सिगमंड फ्राइड, इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में लिबिडो या लिबिडो की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। भूमिका होती है। किसकी भूमिका इन्होंने बताई? लिबिडो की। और ये लिबिडो क्या है? लिबिडो, लिबिडो का अर्थ है काम इच्छा, सेक्स डिजायर। तो सिगमंड फ्राइड का ये मानना था कि किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, उसके डेवलपमेंट में लिबिडो या सेक्स डिजायर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इन्होंने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। तो जो इनके सहायक थे, उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में तो इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए वो बाद में इनको छोड़कर गए और अलग से मनोविश्लेषणवाद का एक अलग सेक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। क्लियर है? पर खैर, हम तो मनोविश्लेषणवाद को सिगमंड फ्राइड के नजरिए से देख रहे हैं। अब यहाँ मेरे साथियों से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट या एक छोटी सी एडवाइस या फिर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि मनोविश्लेषणवाद को एक अलग क्लास में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहाँ हम केवल समरी देख रहे हैं। मनोविश्लेषणवाद केवल इतना सा नहीं है, मनोविश्लेषणवाद बहुत बड़ा है। डिटेल में अलग क्लास लगेगी, इस पे 2 क्लासेस अलग से लगेंगी। यहां केवल समरी देखनी है। चलो, अब मैं सीधी सी बात करता हूं आपसे कि देर आर 3 लेवल्स ऑफ माइंड: कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। मतलब सिगमंड फ्राइड ने कहा कि जो मन है या फिर जो चेतना है या फिर मन कह लो, माइंड के 3 स्तर इन्होंने बताए। किसने? सिगमंड फ्राइड ने। पहला है
चेतन मन, दूसरा है अर्ध चेतन मन, और तीसरा है अचेतन मन। इसमें जो चेतन मन है उसका हिस्सा है 10%, दो अर्ध चेतन मन है उसका कोई हिस्सा नहीं, और दो अचेतन मन है उसका हिस्सा है 90%। अगर हम पूरे मन को 100% मान के चलें तो इस तरीके से ये आता है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। चेतन 10%, अर्धचेतन का कोई हिस्सा नहीं, और अचेतन का 90%। चेतन यानी जो अभी प्रेजेंट है, जो वर्तमान है। अर्धचेतन यानी जिसके लिए हमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, और अचेतन यानी जो हमारी मन में कहीं बहुत गहराई से दबा हुआ है, जो हमें खुद को नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जब मैंने आपको मनोविज्ञान का विकास समझाया था तो उस समय सिगमंड फ्राइड के ऊपर भी हमने डिस्कशन किया था। चिंता ना करें, सिगमंड फ्राइड को अलग से भी पढ़ेंगे, पूरा डिटेलिंग में मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ केवल संप्रदायों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा इन्होंने मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियां भी बताई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियां बताई, जिसे इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो का नाम दिया। इड मतलब इदम, ईगो मतलब अहम, और सुपर ईगो का मतलब हो गया परम अहम का नाम इन्होंने दिया है। ठीक है, इड, ईगो और सुपर ईगो। अब इड का मतलब होता है बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल जानवर, कि ठीक है मुझे जो चाहिए वो अभी का अभी चाहिए। ईगो जो है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करता है, और सुपर ईगो तो बिल्कुल ठीक है, छोड़ दो सब चीजों को। और इसीलिए जो आइडल पर्सनैलिटी है वो ईगो को मानी जाती है, अहम को मानी जाती है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा मनोविश्लेषणवाद भी कंप्लीट होता है। हमने पार्ट ए में 3 संप्रदायों को कंप्लीट किया है, संरचनावाद को, उसके बाद प्रकार्यवाद या कार्यवाद को, और फिर मनोविश्लेषणवाद यानी कि साइको एनालिसिस को। मैं क्लास से जाते जाते लास्ट में फिर एक बार आप सभी को ये बताकर जाऊंगा कि मनोविश्लेषणवाद या साइको एनालिसिस को लेकर अलग से क्लास होगी। एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा, इड क्या होता है, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है। तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यहां केवल हम संप्रदाय के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। मनोविज्ञान के संप्रदायों का जो पार्ट ए था वो हमने कवर किया। मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, पसंद आने से ज्यादा बेहतर आपको समझ में आया होगा। अगर हमारे सेशंस आपको अच्छे लगते हैं, इनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, थोड़ा हौसला मिलता है, तो आप हमारे इन सेशंस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सेशन को शेयर कर सकते हैं, और अच्छे से कमेंट्स भी कर सकते हैं। धन्यवाद।